वेलकम टू माय वीडियो। और आज के जो वीडियो है हम उसमें अपना पुराना लेक्चर लिए है जिसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि एसेनमेंट रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से होती है, उसका मैकेनिज्म देखा था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एसेनमेंट रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो एसेनमेंट रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। और शायद साथ ही में लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, उसको भी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो बात आती है एसेनमेंट रिएक्शन की कि एसेनमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो हमने एसेनमेंट रिएक्शन में देखा था कि दो स्टेप में एसेनमेंट रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक होता है। मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन लिख के बता देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि क्या हुआ था। रिएक्शन को क्या लिखे थे, क्या किया था मैंने, एक अल्काइल हैलाइड लिया था 3 डिग्री अल्काइल। यहाँ मैंने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया था जिसका मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया था। इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पे क्या हुआ था स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ से ये Cl जो है वो बाहर आ गया था। ये RCl का बॉन्ड टूटा था और Cl बाहर आ गया था। और क्या हुआ था, यहाँ इस तरीके से हमें कार्बोकेटायन मिल गया था 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका अटैक होता है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे CH3 CCl इस कार्बोकेटायन पे यहाँ पे वाटर का अटैक हुआ। और वाटर का अटैक हुआ था तो डायरेक्टली वाटर का मॉलिक्यूल इससे जाके जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये जो होता है यहाँ पे वाटर जो है डायरेक्टली अटैच हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से मिलता है हमें। ये वाटर यहाँ पे आके डायरेक्टली अटैच हो गया और ये प्लस चार्ज खत्म हो गया कार्बन पे। फर्दर हम लोग क्या देखते हैं कि फर्दर इसका वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस होता है। तो क्या होता है यार, इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं। तो ये जो है H प्लस ये यहाँ से बाहर आता है। ये यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से बाहर आ जाता है, इस तरीके से बाहर आता है। ये H यहाँ से बाहर आ जाता है और ये जो H प्लस है यहाँ पे अटैच हो जाता है। सॉरी, ये जो H है ये वाटर के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो H है ये बाहर आ जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे हमें OH जुड़ जाता है, यहाँ पे अल्कोहल मिल जाता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा था, ये हमारा प्रोडक्ट था। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ यहाँ पे सेकेंड स्टेप में। और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था जो कि हमारी आइडियल स्टेप होती है। क्यों होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह का ये जो सॉल्वेंट होता है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इसका क्या यूज होता है, और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज फैक्टर्स अफेक्टिंग एसेनमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला फैक्टर जो हमें जो एसेनमेंट रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, पहला है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी कि इस पे डिपेंड करेगा कि आपका अल्काइल हैलाइड कैसा है। क्यों है ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें क्या बनाना है, कार्बोकेटायन बनाना है। कैसा कार्बोकेटायन बनाना है, स्टेबल वाला बनाना है। स्टेबल मतलब कि किस टाइप का, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज़्यादा उससे कम स्टेबल होता है, और देन 1 डिग्री।
होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं CH3 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 Cl और CH3 CH2 Cl CH3 Cl। अब आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन बनाएगा? चलिए Cl बाहर निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। ये कैसा है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये कैसा है? 2 डिग्री है, 2 डिग्री। और ये कैसा है? 1 डिग्री। और ये है ही डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। तो which one is more stable कार्बोकेटायन? दिस वन। ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। वैसे अगर देखा जाए ना, ये जो है ये रिएक्ट करता ही नहीं है, ये रिएक्शन करता ही नहीं है सिंपल। जब आप लेकिन इसमें ज़्यादा रिएजेंट डालोगे और भी कुछ एडिशनल रिएजेंट डालोगे जिससे आप फोर्सफुली रिएक्शन करवाना चाहो तो हो जाता है, अदरवाइज तो SN1 रिएक्शन ये देता नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं देता है। ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा देता है और ये थोड़ा उससे कम देता है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप फोर्सफुली करवाना चाहोगे तो कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एंड दिस वन। तो ये तो हुई नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात, भाई हमारा किस तरह से स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहिए, तभी जो है हमारा SN1 रिएक्शन है उसका रेट ज़्यादा होगा। जिसका जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उसी का रेट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे एग्जांपल, यहाँ पे आपको बताओ कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, यानी कि कौन सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन देगा यहाँ पे। तो देखो ये कैसा है, ये यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से तो कार्बोकेटायन बनेगा। कैसा कार्बोकेटायन बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखो कैसा है, ये इस तरीके से रेजोनेंस में होगा, डबल बॉन्ड होंगे यहाँ पे। ये कैसा है, ये Cl यहाँ से बाहर आ जाएगा, या कार्बोकेटायन बनेगा। किस तरीके का कार्बोकेटायन बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो रेजोनेंस भी हो रहा है, यानी कि आप रेजोनेंस स्टेबलाइज चाहिए। ये रिंग कैसे, ये वाला कार्बोकेटायन कैसा बनेगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज। और साथ में 2 डिग्री भी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो 2 डिग्री होता है वो ज्यादा, मतलब 2 डिग्री के साथ यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। तो इस चक्कर में इसी कारण से ये 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा या ज्यादा SN1 देगा, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके साथ 2 डिग्री, इसलिए ये 3 डिग्री से ज्यादा SN1 देगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कैसा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा और ये 1 डिग्री है, मतलब यहाँ रेजोनेंस तो हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है ये, लेकिन 1 डिग्री है, मजा नहीं आएगा, मतलब SN1 दे गई है ढंग से। तो यहाँ पे अगर आप मैं ऑर्डर पूछूँ आपसे, ऑर्डर क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा देगा? तो सबसे ज्यादा तो B देगा,
फिर कौन सा देगा C और फिर A, यानी कि ये सबसे ज्यादा SN1 देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी है, हाइपर कंजुगेशन भी होगा रेजोनेंस के कारण और 2 डिग्री भी है, तो दिस विल गिव द मोर SN1, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा ये कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 डिग्री है और यहाँ पे रेजोनेंस भी हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, इसीलिए ये ज्यादा SN1 देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम देख लेते हैं सेकंड फैक्टर कौन सा है। इसको मिटा दो। सेकंड फैक्टर जो है हमारा वो क्या है? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, कि भाई लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। लिविंग ग्रुप आपको पता है ना, जो भी अटैच होता है वो जो भी हमारा अल्काइल हैलाइड है उसके साथ जो भी अटैच है उसको हम बोल रहे हैं लिविंग ग्रुप यहाँ पे। तो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? जो आसानी से लीव कर जाए, जो आसानी से लीव कर जाएगा वो कैसा देगा? उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, वो ज्यादा SN1 देगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि भाई RF, RCl, RBr और RR, इनमें से सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है? तो I माइनस जो होगा वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन लेके आराम से निकल जाएगा। देन Br, उसके बाद Cl और फिर F फ्लोरीन। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन हो जाएगा? आयोडीन। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो सबसे अच्छा रेट कौन देगा? Ri वाला बॉन्ड, Rbr वाला, उसके बाद और फिर RCl और फिर सबसे लास्ट में Rn, जो टूटता ही नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो ये बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और इससे क्या होता है? जो SN1 ज्यादा होता है। अच्छा, अब अगला देख लेते हैं हम लोग और कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट हमारा कैसा होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सॉल्वेंट अगर SN1 में हम ले रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक। पोलर क्यों होना चाहिए? क्योंकि पोलर क्या करता है? ये जो RX वाला बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए हमें कैसा सॉल्वेंट चाहिए? पोलर होना चाहिए। पोलर से क्या होगा? इसका डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट होगा, जो जिसके कारण ये क्या करता है? इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करता है, इसके कारण ये बॉन्ड टूट पाता है। इसीलिए हमारा सॉल्वेंट को पोलर होना जरूरी है। अब प्रोटिक का क्या बताया था? प्रोटिक जिसके पास प्रोटॉन यानी कि H+ की बात हो रही है। अब आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म देखा था उसमें जो प्रोटिक है मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है उसका क्या काम था? स्टेप 1 में वो क्या कर रहा था? ऐसे देखने में तो लग रहा था रिएक्शन में कि भाई सॉल्वेंट का बेसिकली जो काम है वो सेकंड स्टेप में है, मतलब उसका क्या काम है कि भाई हमें तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक कराना है। लेकिन नहीं बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप में भी सॉल्वेंट का काम है। क्या काम है? पहला तो मैंने आपको बताया वो RX बॉन्ड को तोड़ेगा, और दूसरा जब हमारा जो CH3 ये जो Cl निकला था और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना था, इस Cl माइनस को ये वाले जो प्रोटॉन है ये घेर के रखते हैं इस तरीके से चारों तरफ से। वाटर में आपने देखा था कि वाटर में कैसे उसको मतलब यहाँ पे तो मैं की बात करूंगी, यहाँ पे जो Cl था, इस Cl को
वाटर के मॉलिक्यूल्स ने चारों तरफ से घेर लिया था, मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली ये काम भी होता है कि भाई इस Cl- को पकड़ के रखेंगे ताकि ये दोबारा जाके उस कार्बन पे अटैक ना कर दे जो कार्बन पे बना है उस पे। इसीलिए सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए ताकि वो बॉन्ड भी तोड़ सके, RH बॉन्ड भी तोड़ सके, और ये जो लिविंग ग्रुप है, ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है या ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है इसको पकड़ के रखे ताकि ये दोबारा अटैक ना कर सके इस पे। इसलिए पोलर प्रोटिक होना चाहिए सॉल्वेंट का नेचर। हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। रीजन आपको बताया, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट है, H2O है और मेरे पास है C2H5OH और CH3COOH। यहाँ मेरे पास तीन अलग अलग तरीके के सॉल्वेंट है। तो मैं अगर इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूँ तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो करीब करीब 80 होता है, और इसका है C2H5 का जो है C2H5OH का वो करीब करीब होता है 35 और इसका होता है करीब करीब 5। तो अब अगर इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, जो इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्पफुल करेगा, मतलब पोलर नेचर कितना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इन तीनों की बात करूँ, तो ये अगर मान लो x दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन x स्पीड से दे रहा है, तो ये 4x स्पीड से करेगा ये काम, इस बॉन्ड को तोड़ना। और अगर मैं वाटर की बात करूँ तो बच्चों लिटरली ये जो है ना 1.5 लाख गुना ज्यादा तेजी से करेगा, मतलब वाटर इतना पावरफुल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो कैसा है, तीन बातें हमने जानी कि भाई नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड वो कैसा होना चाहिए, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए, जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। और कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए जो कि आसानी से लीव कर जाए। तो तीसरा हम लोगों ने देखा कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। रीजन मैंने आपको उसका बता दिया कि पहले स्टेप में तो वो बेसिकली इस बॉन्ड को भी तोड़ता है और इस Cl- को या जो भी हमारा हैलाइड निकला है वो पकड़ के रखता है, जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप है उसको पकड़ के रखता है ताकि वो अटैक ना कर सके कार्बोकेटाइन। तो ये कुछ बातें हमने जानी। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ कुछ कुछ डाउट भी क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, CPH H और यहाँ पे मेरे पास था CH3। यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस करा रही हूँ। आपको बताना है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, ये जो Cl है ये बाहर निकलेगा, Cl बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसके मैकेनिज्म की हेल्प से हम लोग देखते हैं। इसको यहाँ बना लेते हैं। pH मतलब यहाँ पे pH मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी, विनाइल ऐसे, ये Cl, ये CH3 और ये H। अगर मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, वाटर का यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कराऊं इसका, तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो
कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या होगा, ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 C PH H और यहाँ बन गया कार्बन प्लस ये Cl बाहर आ गया। तो पहला स्टेप तो हो गया, जिसमें क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बन गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ। इसका ये जो रिप्रेजेंटेशन है वैसे तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है इसको इस तरीके से बनाएंगे। फिशर में हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि ये sp3 में होता है तो यहाँ sp2 हो जाएगा, तो यहाँ ये pH लग गया, यहाँ लग गया CH3 और यहाँ लग गया H और यहाँ बन गया है कार्बोकेटायन। तो मतलब ये Cl मान लो यहाँ से निकला है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दोनों तरफ अटैक कर सकता है, दोनों तरफ अटैक कर सकता है। आओ देख लेते हैं कैसे। मान लो ये यहाँ पे बन गया CH3H, ये हमारा कार्बोकेटायन है। अब इसका वाटर का अटैक होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, वाटर या तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है या यहाँ से भी अटैक कर सकता है। मान लो कि Cl यहाँ से निकला, जो Cl था वो यहाँ से निकल गया, तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक वाटर का अटैक यहाँ पे, दूसरा वाटर का अटैक यहाँ पे हो सकता है। तो आओ मैं इसके दोनों प्रोडक्ट बना देती हूँ। पहला प्रोडक्ट तो हमारा बनेगा इस तरीके से, इसको फिशर में ड्रॉ करते हैं हम लोग। पहला यहाँ पे क्या लिख दिया, मान लो कि जिस जगह पे Cl अटैच था उसी जगह पे अटैक किया, तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, फिर ये PH CH3 और H, पहला तो ये बनेगा। दूसरा, मान लो कि जहां से Cl निकला है वहां से वाटर का अटैक ना होकर दूसरे साइड से अटैक हुआ, तो किस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे ये ऐसा बनेगा, मुझे यहाँ OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे PH और CH3 और H। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि दो प्रोडक्ट मिले हैं, दो प्रोडक्ट मिले हैं, मतलब यानी कि यहाँ पे स्टीरियोआइसोमर दिखा रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये जो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ, यहाँ पे इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैं बोलूँगी R और इसकी नंबरिंग करूँ तो 1 2 और ये 3 हो जाएगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये कैसा हो जाएगा, S हो जाएगा। मतलब कि मैं दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं R और S। ये तो क्या है, रिटेंशन है, जहां से Cl माइनस निकला वहीं पे जाके अटैच हुआ है, ये कैसा है, रिटेंशन है। और अगर दूसरे साइड से अटैक कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा ये। लेकिन आपको मैंने एक बात बताई थी कि ये यहाँ से कार्बोकेटायन बना है, अब Cl यहाँ से निकला है, तो जो Cl है वो Cl यहाँ से जो निकला है, अब ठीक है ना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस में, थोड़ा बहुत मन तो लगा रहेगा ना यहाँ पे, तो ये जो Cl माइनस होता है वो यहीं मंडराता रहता है, जिसके कारण वाटर का जो अटैक है यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है अटैक करना। मतलब ये नहीं कहने कि कर ही नहीं पाता, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कि ऑब्वियसली ये Cl माइनस यहाँ पे भटक रहा है, तो उसके चांसेस हैं यहाँ जुड़ने के। तो इस केस में अगर जहां से Cl निकला है वहीं पे वाटर का अटैक करे, तो वहां पे थोड़ा सा ना दिक्कत आती है, थोड़ी सी अड़चन आ जाती है वाटर का अटैक। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ खाली मैदान है, यहाँ कोई Cl निकला ही नहीं है, यहाँ खाली है एकदम, आराम से वाटर आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा। तो इस केस में बच्चों होता क्या है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये लेस देन 50% बनता है, ये लेस देन 50% बनता है। रीजन आपको पता है क्योंकि Cl यहाँ पे मंडराता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है
वैसे तो ये रेसमिक मिक्सचर ही है बट नॉट 100% रेसमिक मिक्सचर। रीजन ये है कि ये जो Cl है यहाँ से अटैच, यहाँ से अभी निकला, यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म है तो इसका मन तो यहाँ लगा है। तो ये रीजन है कि दिस इज अ रेसमिक मिक्सचर बट नॉट 100%, नॉट 100% रेसमिक मिक्सचर। नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनता है, ये हमने यहाँ पे जाना, ठीक है। तो भाई दो प्रोडक्ट होते हैं, या रेसमिक मिक्सचर है, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स। क्या है ये, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और करेंगे। एक और एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम लेक्चर एंड करेंगे। Let's take our next example. यहाँ पे मेरे पास CD3, D मतलब यहाँ ड्यूटेरियम की बात करें। यहाँ लगा है H और यहाँ पे इसको ऐसे नहीं, फिशर फॉर्म करना, दो कार्बन है। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है, तभी तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने हैं ना। तो ये किस तरह का कार्बन है, कायरल कार्बन में ही ये कहानी होगी बच्चों। अदरवाइज कायरल कार्बन नहीं है तो सीधा सीधा मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, सिंपल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर कायरल कार्बन है तो ही आपको यहाँ पे ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला खेल खेलना है। यहाँ पे बात करते हैं, तो अब यहाँ पे मुझे दिया है, यहाँ पे तो CD3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl लगा हुआ है H और यहाँ पे ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है और मुझे बताना है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। देखो यहाँ की मैं बात करती हूँ, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास दो कायरल कार्बन है, यहाँ पे इसकी भी चारों वैलेंसीज अलग है और इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास दो कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन यहाँ पे, ठीक है। इसको अलग कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको नहीं समझे। दो कायरल कार्बन है मेरे पास यहाँ पे। अब मैं इसका मैकेनिज्म नहीं लिख रही, मैं आपको यहीं से बताती हूँ कि मान लो ये Cl यहाँ से निकला, ये Cl यहाँ से निकला, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये OH जो मेरा वाटर है वो यहीं पे अटैक कर दे जहाँ से Cl निकला है, और एक केस तो ये होगा कि वो दूसरे साइड से अटैक करे, है ना। तो मैं इसके दोनों प्रोडक्ट बना लेती हूँ, मैं यहाँ पे इसके दोनों प्रोडक्ट ड्रॉ करती हूँ कि पहला प्रोडक्ट तो बनेगा ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जहाँ से Cl निकला वहीं पे OH अटैच हो जाए, पहला प्रोडक्ट तो मेरा ये बन जाएगा। एक और प्रोडक्ट बनेगा जो क्या रहेगा, जो मेरा Cl यहाँ जहाँ से Cl ना निकला है वाटर वहाँ उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो ये वाला तो रिटेंशन वाला रहेगा। और दूसरा वाला बनाते हैं, यहाँ यहीं पे बना लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट मेरा बन रहा है तो उल्टा हो रहा है, बस OH ने पीछे से अटैक करा है यहाँ पे, और ये एडिटिव है। अब क्या, अब ये कौन सा देखो इन्वर्जन वाला। अब आप मुझे बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। एनेंशियोमर्स मतलब क्या होता है, मिरर इमेज। अगर मान लो मैंने यहाँ पे मिरर लगाया तो नीचे वाला पोर्शन तो मिरर इमेज दे रहा है बट ऊपर वाला नहीं दे रहा है।
सेम है बट दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो ऐसे वो बोलते हैं हम डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, अगर मिरर इमेज है एक दूसरे के तो हम बोलेंगे एनेंटियोमर्स। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन देखा जिसमें हमने ये जाना कि हमेशा ही एनेंटियोमर्स नहीं होते हैं, हमेशा एनेंटियोमर्स नहीं रहेंगे और ऐसे में क्वेश्चन नहीं रहेंगे, समटाइम्स केस पलट भी सकता है। ठीक है, अगर दो पैरेलल कार्बन है तो इस केस में भी हमें नहीं मिलेगा एनेंटियोमर्स एक दूसरे के। तो ये हम लोगों ने कुछ बातें जानी आज SN1 के बारे में कि भाई पहले तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था कि SN1 होता क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म देखा उसका। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करे कि उसके फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स में हम लोगों ने देखा कि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज़्यादा वो SN1 देगा, है ना। और हम लोगों ने देखा था कि क्या बोलते हैं ये लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो लिविंग ग्रुप ने भी आपने देखा था कि जितना आसानी से लीव कर जाएगा वो उतना अच्छा SN1 देगा। और थर्ड में हमने देखा था कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। उसका भी रीजन मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जितने आसानी से वो बॉन्ड तोड़ पाएगा जितना अच्छा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे। तो आई होप आपको यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे।